हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज जनहित की और सबसे पहले दिखा देते हैं खबरों की मेन्यू में क्या क्या खास है। महाकुंभ का समापन हो गया है। आस्था का अमर अध्याय अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया। जो दुनिया ने देखा वो न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आता है। महाकुंभ मेले से यूपी और देश को क्या हासिल हुआ, वहीं संगम पर सियासत का पानी कैसे चढ़ा, आज जनहित में इस पर विस्तार से करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ के समापन पर अपना अनुभव साझा किया है। ब्लॉग लिखकर उन्होंने सेवा करने वालों की तारीफ की है। कमियों के लिए मां गंगा से माफी मांगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आज खुद प्रयागराज में थे। वहां उन्होंने श्रम सैनिकों का सम्मान किया। पीएम ने कैसे योगी की तारीफ की, बताएंगे। उधर बिहार में मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ। आज मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन पूरी सरकार मानो हिल से गई हो। इसमें बड़ी खबर यह है कि बिहार बीजेपी में सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश पर अपना वचन दिया है। चुनाव के पहले वायदों के बड़े मायने होते हैं। उधर दिल्ली में सरकार बदली है तो अब नाम बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी बात सिर्फ डिमांड तक सीमित है। बीजेपी विधायकों की ओर से मुस्लिम नाम वाले इलाकों में बदलाव की बात कही जा रही है। कौन कौन से वो हिस्से हो सकते हैं, उसके बारे में देंगे आपको जानकारी। और जनहित स्पेशल में आज बात होगी बीजेपी के नए अध्यक्ष की। अगले महीने बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है उसमें उत्तर और दक्षिण का पेच अभी फंसा हुआ है। विस्तार से रिपोर्ट थोड़ी देर में। कौन बन सकता है बीजेपी का अगला अध्यक्ष, ये जानेंगे। आस्था के ऐतिहासिक महाकुंभ के बाद उन लोगों को धन्यवाद देना तो बनता है जिनकी वजह से कुंभ का पूरा मेला क्षेत्र बल्कि पूरा प्रयागराज चमकता रहा। हर रोज 1 करोड़ लोगों का आना जाना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन कुंभ सिटी के सफाई कर्मी दिन रात लगे रहे। 45 दिन के बाद महाकुंभ संपन्न हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन सफाई कर्मियों को धन्यवाद देने पहुंचे। धन्यवाद भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि उनका सम्मान करके और खुद गंगा की सफाई के जरिए। 66 करोड़ लोगों की आस्था में गंदगी खलल ना डाले, इसका ख्याल इन सफाई कर्मियों ने पूरे 45 दिनों तक रखा। अब महाकुंभ खत्म होने के बाद वक्त था इनको इनके काम का श्रेय देने का। इसीलिए मुख्यमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज आए। उन्होंने सफाई कर्मियों वाले दस्ताने पहनकर सफाई की, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, फिर उनके साथ भोजन भी किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा के पूजन के साथ हुई। दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री क्रूज पर सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच संगम में पूजा की। जल पूजा के बाद वक्त था कर्म पूजा का। सीएम का सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले वो खुद गंगा की सफाई के लिए उतरे। दस्ताने पहने, कचरे वाली काली पॉलीथीन लेकर सीएम ने अरैल घाट पर सफाई में हाथ बटाया। साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। कुछ मिनटों के लिए गंगा सफाई करने के बाद मुख्यमंत्री निकल पड़े सफाई योद्धाओं को सम्मानित करने। एक एक कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को स्टेज पर बुलाकर उन्हें उनकी कर्मनिष्ठता का फल दिया। सम्मान में सफाई कर्मियों को क्या मिला, खुद उन्हीं से सुनिए। ये झोला इनको मिला है, ये उनका जो सम्मान है, सफाई का जो सम्मान है वो भी हम आपको दिखा दें। ये उनको सम्मान भी मिला है और ये ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से एक सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनको ये पूरा चीज़ें दी गई हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। रीता जी, आपने मुख्यमंत्री के पास गई थी, मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? सारे समाज के सामने हमको सम्मानित किया तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमको सम्मान के बाद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। देखिए, मुख्यमंत्री उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं खाया, उनका अनुभव जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ आपने भोजन किया, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ही बढ़िया।
और हमको जो इज्जत सम्मान दिया हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। भोजन के बाद मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ उठकर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने सबका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री सबको खाने के वक्त बैठे रहने की सलाह देते रहे, लेकिन सफाई कर्मी उनके सम्मान में खड़े होते गए। सबसे पहले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और इसके बाद अब देखिए सभी एक एक सफाई कर्मियों को वो यहाँ पर आराम से भोजन करने की बात कहते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सफाई कर्मियों ने हमें बताया कि सीएम ने उनसे क्या बात की। बातचीत हुई आपकी, मुख्यमंत्री से कुछ कहा उन्होंने आपको? हाँ, बताए हैं कि 10,000 रुपये बोनस में दिया जाएगा, उसके बाद 16,000 अब अगले से सैलरी बढ़ा दी जाएगी आपकी। 10,000 के बोनस का वादा करने के साथ मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के लिए एक नया कॉरपोरेशन बनाकर उनकी तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा किया। अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। सफाई कर्मियों के तालियों की ये गूंज एक संतुष्टि की तरह थी। संतुष्टि, सम्मान की संतुष्टि, उनके काम के प्रोत्साहन की। महाकुंभ ने यूपी में धार्मिक टूरिज्म के नए सर्किट दे दिए हैं। प्रयागराज के साथ ही जिस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, उसने एक नया अध्याय शुरू किया है। टूरिज्म का एक सर्किट प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी के धाम होते हुए काशी का है। काशी में इस बार भक्तों का सैलाब उमड़ा। करोड़ों श्रद्धालुओं ने विंध्याचल के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। दूसरा सर्किट अयोध्या का है, श्री राम की नगरी। प्रयाग से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वहीं एक तीसरा टूरिज्म सर्किट प्रयागराज से गोरखपुर धाम का भी है। इस कुंभ की वजह से डेवलप हो गया। एक सर्किट चित्रकूट का और एक मथुरा का भी इस महाकुंभ की वजह से सामने आया। प्रयाग सेंटर पॉइंट बना। यहां आने वाले लोगों ने प्रयाग से इन अलग अलग धार्मिक जगहों की यात्रा की, जिसने यूपी की टूरिज्म सेक्टर को नई उड़ान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की व्यवस्थाएं सीएम योगी ने संभाली तो उन्हें मार्गदर्शन मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम 5 फरवरी को स्नान करने भी गए। अब महाकुंभ खत्म होने के बाद उन्होंने इससे जुड़ी यादों को संजोते हुए एक ब्लॉग लिखा है। कमियों के लिए क्षमा मांगी है, कुंभ में सेवा करने वालों की जमकर तारीफ की है। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। ये जो अभी आपने सुना, ये महाकुंभ पर प्रधानमंत्री के ब्लॉग की शुरुआती 3 लाइनें थी। प्रधानमंत्री 5 तारीख को महाकुंभ आए थे, आस्था की डुबकी लगाई थी। अब जब महापर्व खत्म हुआ तो पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर अपना अनुभव साझा किया। पीएम लिखते हैं, बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान। मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुना लोगों ने महाकुंभ में हिस्सा लिया। इसके साथ उन्होंने देश के लोगों को भावुक संदेश भी दिया। पीएम लिखते हैं, मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम ने अपने ब्लॉग में सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, रेल कर्मी, पुलिस कर्मी सबका धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने प्रयाग के स्थानीय लोगों की भी सराहना की। पीएम लिखते हैं, प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। इस ब्लॉग से समझा जा सकता है कि महाकुंभ पीएम मोदी के दिल के कितने करीब था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि इस महापर्व का सफल आयोजन पीएम की वजह से ही हो पाया है। महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। केंद्र और राज्य सरकार की जोड़ी ने मिलकर 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं को 45 दिनों के आयोजन में संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्लॉग में लिखा, महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए अध्ययन का विषय है। महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन कई ऐसे बड़े चेहरे भी रहे जिन्होंने इस महापर्व से दूरी बनाई। राहुल गांधी की महाकुंभ में स्नान की चर्चा थी, लेकिन वो प्रयाग नहीं पहुंचे। लालू यादव भी कुंभ में शामिल नहीं हुए, उल्टा उन्होंने कुंभ को फालतू ही करार दे दिया। हिंदुत्व की राजनीति का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे भी कुंभ नहीं गए। बिहार में चुनाव की आहट के बीच तेजस्वी भी संगम तक नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने महाकुंभ जाने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से कुंभ क्या वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब जब ये लोग नहीं गए तो इस पर सियासत हो रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महाकुंभ के महापर्व में कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने डुबकी लगाई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, ये सभी बड़े नेता महाकुंभ में हाजिरी लगाने पहुंचे, संगम तट पर स्नान के भागी बने। लेकिन लाख कयासों के बावजूद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ नहीं पहुंचा। महाकुंभ से गांधी परिवार की इसी दूरी पर अब सियासी प्रत्यंचा चढ़ाकर बीजेपी और उसके सहयोगी निशाना साध रहे हैं। सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब ये चुनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। बीजेपी और एनडीए के घटक दल गांधी परिवार पर निशाना साधे तो समझ में आता है, लेकिन महाकुंभ में राहुल और प्रियंका की गैरहाजिरी पर समाजवादी पार्टी ने भी जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने का असल में सवाल यहीं से उठा। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए राहुल गांधी पर सवाल उठाए। लिखा, राहुल गांधी समय समय पर खुद को हिंदू बताते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर अंतिम स्नान था, वो रायबरेली आए लेकिन कुंभ स्नान करने नहीं गए। चाहते तो रायबरेली में गंगा जी बहती हैं, वहां भी स्नान कर सकते थे, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, ये उन्होंने आज साबित कर दिया। गांधी परिवार पर सनातन विरोधी और गैर हिंदू होने जैसे आरोप लगे तो कांग्रेस ने आरोपों का पलटवार किया। कोई भी कुछ भी बोल दे, अनाप शनाप बोलने के लिए तो फ्रीडम है देश में, तो अभी भी आजादी है, जेल नहीं जाते हैं इसके लिए, तो अच्छी बात है। मैं जानता भी नहीं उस व्यक्ति को, ना कोई जानता, आप भी नहीं जानते होंगे। बोलने से पहले तो आप भी नहीं जानते थे। जब से उन्होंने बोला था तो लोग उनके जाम याद कर लिए, तो बोले कि और उचित टिप्पणी देते रहेंगे, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था उस व्यक्ति को, तो मैं क्यों बोलूं उसके बारे में। महाकुंभ से राहुल गांधी ने दूरी क्यों बनाई ये तो वो ही जाने, लेकिन ये बात सही है कि बीच में उनके कुंभ जाने की खबर आई थी, लेकिन वो रायबरेली तक गए, प्रयागराज नहीं पहुंचे। संगम नगरी से निकलकर मां गंगा बिहार पहुंचती हैं, बिहार को समृद्ध करती हैं, लेकिन महापर्व पर बिहार से श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयाग पहुंचा। बिहार में इसी साल चुनाव भी होने हैं। सनातन के संगम का यह विहंगम दृश्य क्या बिहार की राजनीति की सोशल इंजीनियरिंग भेद पाएगा? ये सवाल लगातार बिहार की सियासत में सुलग रहा है। महाकुंभ की मनोरम और विहंगम तस्वीरों को दिलों में कैद कर श्रद्धालु घर को लौट चुके हैं या लौट रहे हैं। इस महाकुंभ के बाद पहला चुनाव बिहार में होना है, जिस बिहार में हिंदुत्व पर जाति का गणित भारी पड़ जाता है। महाकुंभ की ये तस्वीरें क्या नए समीकरण गढ़ पाएंगी? तो कुछ न कुछ तो कुंभ के कारण प्रभाव पड़ेगा ही राजनीति पर। बिल्कुल मिलेगा। नहीं, ये व्यवस्था थी, जो हिसाब से व्यवस्था थी, लोगों को आए गए, उनको काफ़ी सहूलियत मिला है आने जाने में। बिहार में भी चाह रहे हैं कि जोगी ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री हो, यहाँ भी व्यवस्था होगा, ये उम्मीद है। तो लोग आस्था से गए हैं, वहाँ पार्टी से उठ करके लोग गए हैं, ठीक ना, फायदा भी मिलेगा। 45 दिनों में 66 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी पहुंचा।
माना जा रहा है कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु बिहार से ही महाकुंभ पहुंचे। भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के बाद बिहार ही संगम नगरी के सबसे समीप है, लिहाजा बीजेपी भी चुनावी चक्रव्यूह इसी के इर्द गिर्द तैयार करने में लगी है। इस देश में पंजीकृत अपराधी में कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है लालू प्रसाद। तो जो पंजीकृत अपराधी हो उन पर क्या बात करना, वो स्वयं फालतू हैं, तो इसलिए फालतू की बात करते रहते हैं। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उसका श्री गणेश पीएम मोदी ने सोमवार को ही भागलपुर से कर दिया था। महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और अब बीजेपी के नेता इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव तक बीजेपी लालू यादव के कुंभ पर दिए बयान को जनता को याद दिलाती रहेगी। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। एक तरफ लालू ने कुंभ को फालतू कहा तो दूसरी तरफ कुंभ में शामिल 66 करोड़ श्रद्धालुओं में एक भी लालू परिवार से नहीं था। जानकार इस कदम को MY गठजोड़ को इंटैक्ट रखने की कोशिश बता रहे हैं। बिहार में 19% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। 243 विधानसभा सीट में से 47 पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। एनडीए के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम नीतीश के साथ रहे हैं। इस बार आरजेडी खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी बताने का संदेश दे रही है। मुस्लिम वोट जेडीयू से ना छिटके इसलिए बीजेपी महाकुंभ पर पीठ थपथपा रही है, लेकिन साथ ही सबका साथ सबका विकास का नारा दोहरा रही है। तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और यहाँ भी सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे। साथ ही बीजेपी महाकुंभ के आशीर्वाद को लेकर भी आश्वस्त है। इसमें ऐसे एक एंगल महिलाओं का भी है। माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। बीते कई चुनाव से महिलाओं का ये साइलेंट वोटर बीजेपी की मजबूती बना हुआ है। बिहार की जातिगत राजनीति को आधी आबादी से साधने की कोशिश है, जिसका एक पड़ाव महाकुंभ भी है। घड़ी की सुई अब रात के 9:30 बजने की तरफ बढ़ रही है और वक्त हो गया है जनहित स्पेशल का। जनहित स्पेशल में सबसे पहले बात रेस की, उस रेस की जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के लिए शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष की। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले महीने यानी मार्च में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन कौन बनेगा ये बड़ा सवाल है। शायद सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हमने अध्यक्ष के दावेदारों की जानकारी जुटाई है और ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत, हरियाणा में बीजेपी की जीत, दिल्ली में बीजेपी की विजय। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद देश के इन 3 चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी हुई, हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगी और दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी को सत्ता मिली। बीजेपी के इस महाविजय की जब भी चर्चा होगी, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम ये सियासी रिकॉर्ड दर्ज होगा। जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। अब बीजेपी नए अध्यक्ष की तलाश में है। मार्च में नए अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। सवाल ये कि कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष। नया अध्यक्ष उत्तर भारत से होगा या फिर दक्षिण भारत से। इस सवाल के चक्रव्यूह में फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी के रणनीतिकार फंसे हुए हैं। अमृत मंथन चल रहा है। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त बीजेपी के 6 नेता ऐसे हैं जिनका नाम अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। सबसे पहला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। दूसरा नाम केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का। तीसरा नाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। चौथा नाम केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का और 5वां नाम उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी का है। शिवराज मध्य प्रदेश से, भूपेंद्र राजस्थान से सांसद हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, जबकि रेड्डी और जोशी दक्षिण भारत के चेहरे हैं। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में अपना विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है। बीते 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से नहीं बना है।
बात की जाए उत्तर भारत की तो बीजेपी लोकसभा चुनावों में यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। ऐसे में दक्षिण का किला फतह करना बीजेपी का अगला बड़ा लक्ष्य है। भारत माता की। और इसी को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। अमित शाह बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कवायद चल रही है। भारत माता की। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत मानो एक अबूझ पहेली की तरह है। बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी इस इलाके में सालों से जोर लगा रही है, लेकिन रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं आ रहे। दक्षिण भारत में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ लोकसभा की 132 सीटें हैं। यहाँ के कई राज्यों में बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में एनडीए को 31 और 2024 में 50 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों के एक गुट का मानना है कि दक्षिण भारत से अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर पार्टी के विस्तार को मजबूती मिलेगी। 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को दक्षिण भारत से फायदा होगा। तेलंगाना से आने वाले किशन रेड्डी दक्षिण भारत में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। साफ छवि, सरकार और संगठन का अनुभव उनके पास है। राज्य अध्यक्ष होने के साथ साथ वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके किशन रेड्डी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद भी माना जाता है। रेड्डी के साथ ही केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के सांसद प्रहलाद जोशी का भी नाम अध्यक्ष की रेस में है। चर्चा इनके अलावा भी संगठन से जुड़े साउथ इंडिया के 2-3 नेताओं के नाम की है, लेकिन दक्षिण से अध्यक्ष बनाने को लेकर पार्टी का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के पीएम थे, उस वक्त साल 2000 से 2004 के बीच पार्टी ने दक्षिण भारत से आने वाले 3 अध्यक्ष बनाए। तेलंगाना के बंगारू लक्ष्मण, तमिलनाडु के जना कृष्णमूर्ति, आंध्र के वेंकैया नायडू। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी उत्तर भारत के किसी बड़े नाम पर सहमति की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य के चुनावों पर उसका प्रभाव बेहतर पड़े। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान इस रेस में प्रमुख दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान पार्टी के पुराने नेता हैं। उन्हें संगठन और सरकार चलाने का अनुभव भी है। वे 6 बार सांसद और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिस मध्य प्रदेश की पहचान संघ की प्रयोगशाला के तौर पर है, उस मध्य प्रदेश में मामा के नाम से शिवराज लोकप्रिय है। महिला वोटरों के बीच लाडली बहना वाला रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं। अभी केंद्र में कृषि मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात ये कि शिवराज की किसी से सियासी दुश्मनी नहीं है। दामन पर कोई दाग नहीं है। पॉपुलर है, मास लीडर है। अध्यक्ष की रेस में एक नाम भूपेंद्र यादव का भी है, जो राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद हैं और पार्टी के रणनीतिकार भी माने जाते हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं और केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे भूपेंद्र यादव बीजेपी नेतृत्व के भरोसेमंद भी हैं। इन सबके बीच एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी है। ओडिशा से आने वाले प्रधान न सिर्फ बीजेपी नेतृत्व के बल्कि आरएसएस के भी करीबी हैं। वैसे तो कोई माइनस पॉइंट नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर चेहरा नहीं है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने रणनीति के हिसाब से अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला लिया तो धर्मेंद्र प्रधान पहली पसंद साबित हो सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व के बीच संकट मोचक की छवि मानी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान फंसा हुआ चुनाव निकालने में माहिर माने जाते हैं। यूपी से लेकर हरियाणा तक के चुनावों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। खास बात ये कि बीजेपी के सहयोगी दलों से भी इनके बेहतर रिश्ते हैं। अब इन तमाम चेहरों में कौन सा नाम निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बात नाम की राजनीति की भी कर लेते हैं। लोग पूछते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो सब रखा है। जैसे दिल्ली की सीएम का नाम आतिशी था, अब रेखा गुप्ता है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की है। नाम बदल गया। अब संभव है कि दिल्ली की नई दिल्ली बीजेपी सरकार दिल्ली के कई इलाकों के नाम भी बदल दे। कौन कौन से वो हिस्से हैं, देखिए। दिल्ली का राजीव चौक,
लेकिन 30 साल बाद भी लोगों की जुबान पर कनॉट प्लेस ही है। दिल्ली का इंदिरा चौक, लेकिन अक्सर दिल्ली वाले इसे कनॉट सर्कस ही बोलते हैं। 2015 में औरंगजेब का नाम मिट गया, रोड का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर हो गया। 2024 में नाम रखा बिरसा मुंडा चौक, लेकिन गूगल करो तो सराय काले खां ही बताता है। लेकिन हो सकता है दिल्ली वालों को बहुत जल्द दिल्ली के कई इलाकों के नए नाम याद करने पड़े। बीजेपी बदलेगी दिल्ली के 40 इलाकों के नाम। नजफगढ़, मोहम्मदपुर, मुस्तफाबाद से शुरुआत नजफगढ़ से हुई है। जैसे ही विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम मिटाकर नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा, तालियां बज उठी। आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों करना है, इसे इतिहास से जानिए। नजफगढ़ का नाम मुगल कमांडर नजफ खान के नाम पर पड़ा था। नजफ खान मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का सेना कमांडर था। मौत के बाद नजफ खान को जोरबाग के मकबरे में दफनाया गया। राजा नाहर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों से नजफगढ़ का युद्ध लड़ा था। राजा नाहर सिंह की बदौलत नजफगढ़ दिल्ली में शामिल हुआ था। अंग्रेजों ने नाहर सिंह को 1858 में चांदनी चौक में फांसी दे दी थी। लेकिन नाहरगढ़ तो सिर्फ एक मांग है। दूसरी और तीसरी मांग मोहम्मदपुर को माधवपुरम बनाने और मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी करने की है। नजफगढ़ को नाहरगढ़ होना चाहिए, मोहम्मदपुर गांव को माधवपुरम होना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। और ये नाम जो औरंगजेब के टाइम में जबरदस्ती बदले गए थे, तो उन नामों को अब ठीक होना चाहिए। ये अच्छा मुद्दा है, सही मुद्दा है। मुस्तफाबाद के नए नाम का वादा बीजेपी चुनाव में भी कर रही थी। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम उसने 3 साल पहले भी किया था, जब वो एमसीडी की सत्ता में थी। अनिल शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में वो सफल हो और हमारे गांव का नाम माधवपुरम रखा ही जाए। वही है, अच्छा नहीं लगता हमारे को, हिंदू गांव है तो मोमडन नाम अच्छा नहीं लगता। बस अभी एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो हमारे आईडी कार्ड को 10-10 बार चेक किया जाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। असल में बीजेपी ने 2022 में ही 39 इलाकों की लिस्ट बना ली थी जिनके नाम उसे बदलने हैं। इनमें बेगमपुर, सैदुल्ला जाग, फतेहपुरी बेरी, शेख सराय, नेब सराय, जफरपुर, जफरपुर कला, कादीपुर, नसीरपुर, गालिबपुर, ताजपुर खुर्द, सराय रोहिला और हसनपुर भी है। बीजेपी कह रही थी कि दिल्ली अब मुगलों की सराय नहीं है। उसने कुछ नए नामों की लिस्ट बनाई थी। इसमें देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से लेकर इंद्रप्रस्थ जैसे पौराणिक नाम थे। कई क्रांतिकारियों, समाज सेवियों और वैज्ञानिकों से लेकर लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, मिल्खा सिंह और शहीद विक्रम बत्रा के भी नाम थे। जो जनता की मूल सुविधाएं उससे हट करके लगातार वो मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को कई प्रस्ताव भी भेजे थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। अब क्योंकि सरकार का नाम बदल गया है, इसलिए जोश हाई है कि 40 के 40 नाम जल्द बदल डालेगी। नाम में क्या रखा है? असल में ये विलियम शेक्सपियर के नाटक की लाइन है। दिल्ली में बीजेपी को जनादेश मिला है, उसे अधिकार है कि जो चाहे नाम रखे, लेकिन यह भी उसे देखना होगा कि दिल्ली सरकार नाम की रेस में असली काम ना भूल जाए। दिल्ली को ऐसा ना लगने लगे कि सरकार बड़े चुनावी वायदे भूल रही है। उसे याद रखना होगा कि किन वायदों के तहत दिल्ली में प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को यहां की जनता ने दिया है, क्योंकि जब जनादेश बड़ा होता है, उम्मीदों का पहाड़ भी बड़ा होता है। और बीजेपी ने एक बड़ा वायदा हर महिला को 2500 रुपए महीने देने का भी किया है, जिस पर घोषणा का अब भी दिल्ली को इंतजार है। वैसे दिल्ली में सत्ता बदलते ही राजनीति के सारे दृश्य बदलते जा रहे हैं। सदन में हंगामे पर आम आदमी पार्टी के जो 21 विधायक सस्पेंड किए गए थे, आज उन्हें विधानसभा कैंपस में भी पांव नहीं रखने दिया गया।
ये खबर देखिए जिसमें आपको दिल्ली की सियासत 11 साल बाद पूरे 360 डिग्री पर घूमी हुई दिखाई देगी। लोकतंत्र में कैसे किसी के दिन बदलते हैं, आज दिल्ली विधानसभा में इसका बड़ा ही दुर्लभ दृश्य था। कभी मार्शलों से उठवाकर बाहर करा दिए जाने वाले विजेंद्र गुप्ता स्पीकर की कुर्सी पर डटे थे। चेयर के दाएं सरकार थी और बाएं विपक्ष के नाम पर गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ अमानतुल्लाह खान थे। 10 साल हम लोग भी सरकार में रहे, आप भी थे और आप तो कई मर्तबा टेबल पर भी खड़े हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर एक मिनट में कभी कोई। अमानतुल्लाह मिन्नतें कर रहे थे कि जनाब बड़ा दिल दिखाइए, हमारे लोगों को अंदर बुला लीजिए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। अमानतुल्लाह की एक ही रट पर सरकार के मंत्रियों तक का पारा गर्म होने लगा। जब कम से कम ऐसे बेईमान जो है बाहर हुए, वरना रोने वाले समय जब हम आते थे हमें बड़ी तकलीफ होती थी, हम आके बेइज्जत होते थे, बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन नियमों से बंधे गुप्ता जी रत्ती भर नहीं पसीजे। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दूसरे दिन तो सिर्फ सस्पेंड किया था, तीसरे दिन विधानसभा कैंपस तक में एंट्री नहीं दी, बाहर सड़क पर ही बिठाए रखा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आपके 21 विधायकों को ये सजा इसलिए मिली क्योंकि 25 फरवरी को एलजी के अभिभाषण में तस्वीरों को लेकर हंगामा किया था। अमानतुल्लाह बच गए क्योंकि तब हाउस में नहीं थे। विपक्ष की नारेबाजी की परवाह किए बिना सदन ने डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट का चुनाव भी कर लिया। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी जो इस सदन के सदस्य हैं, कोई सदन का उपाध्यक्ष चुना जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। उधर दिन भर के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि कल राष्ट्रपति से शिकायत करने जाएगी। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। विधायकों को सदन से सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया जा रहा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस हंगामे पर बीजेपी के ज्यादातर नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यही लिख रहे हैं कि अराजक लोगों के साथ यही सलूक ठीक है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने कहा उन्होंने जो कार्रवाई की है नियमों के हिसाब से की है। ये विधानसभा कानून से चलेगी, रूल बुक से चलेगी, नियम से चलेगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण में जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो हम सबके लिए शर्मनाक है। उससे निपटने के लिए ये दिल्ली विधानसभा के सदन ने प्रस्ताव पारित करके ये फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के बस 2 दिन बचे हैं। पहले 3 दिन का सत्र था, फिर 2 दिन बढ़ा दिए गए थे। अब बात पुणे रेप केस की करेंगे। 2 दिन बाद भी आरोपी फरार है। ऐसे में अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। खासकर आरोपी के राजनीतिक कनेक्शन वाली कुछ तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत और ज्यादा उबल रही है। पुणे के आसपास के जर्रे जर्रे में महिला के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे की तलाश की जा रही है। 1 लाख का इनाम घोषित करने के अलावा पुलिस की 13 टीमें, डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से आरोपी की तलाश हो रही है। हमारे टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं। खाली उसको पकड़ना बाकी है, तो वो भी मिल जाएगा क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता वो आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन इन सब के बीच इस जघन्य अपराध को लेकर सियासत भी खूब उबल रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने महिला के साथ महापाप के मुद्दे पर फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये 2 तस्वीरें उसी की बानगी हैं। देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा। लेकिन असल सियासी बवाल इन पोस्टर और तस्वीरों के सामने आने के बाद खड़े हुए। रेप के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े के राजनीतिक रिश्तों का खुलासा हुआ। आरोपी के राजनेताओं और पुलिस महकमे में करीबी संबंध होने का शक जताया जा रहा है। आरोपी की व्हाट्सएप प्रोफाइल में शिरूर से एनसीपी अजित पवार के विधायक माउली कटके की तस्वीर मिली, तो दूसरी तरफ शिरूर के पूर्व विधायक के जन्मदिन के पोस्टर वाले समर्थकों में भी उसकी तस्वीर साफ देखी जा सकती है।
या महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में। मुख्यमंत्री क्या करते? कोई सत्ताधारियों के नजदीक का आदमी हो, इसलिए इसको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो कितने दिन में इसको पकड़ा जाएंगे? इनाम घोषित करोगे और आरोपी को पकड़ेंगे नहीं। हालांकि राजनीतिक संरक्षण से लेकर सरकार की उदासीनता पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर महायुति के जिम्मेदार भरोसा दे रहे हैं कि आरोपी किसी भी पार्टी का हो, बख्शा नहीं जाएगा। पुणे रेप केस में जो भी अत्याचार जिसने किया है, वो कोई भी हो, किसी का भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको अरेस्ट होगी, उसको कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक की कार्रवाई में स्वारगेट बस डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। डिपो मैनेजर, कंट्रोलर से जांच रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन क्या इतने भर से पुणे सुरक्षित हो जाएगा? साल 2012 का दिल्ली का निर्भया केस आपको याद होगा। बेटियों की फिक्र में पूरा देश सड़क पर उतर आया था। सरकार को कानून बदलना पड़ा था। बेटियों की सुरक्षा को सियासी चश्मे को उतार कर देखने की जरूरत है। सियासी दल खुद से पूछें, 13 साल बाद भी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? बेटियों की सुरक्षा पर कानून कमजोर है या फिर इच्छा शक्ति की कमी है? और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले फला पार्टी का राज्य, फला नेता का करीबी बंद होना चाहिए। बेटियों को सिर्फ देश की बेटियां मानकर उनकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत है। और अब आज का जनहित मंत्र। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अपने मुंह में मिट्ठू। लेकिन खुद की तारीफ और तरफदारी में ज्यादा ना पड़े। अपनी मेहनत के प्रति वफादार रहिए, सफलता खुद ब खुद आपकी तरफदारी करने लगेगी। आत्म प्रशंसा को वैसे भी मनुष्य के लिए हानिकारक माना गया है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।